हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज डाटा 24/7। माय नेम इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे खुश होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और शानदार होंगे। साथ साथ में अपने बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो इसी प्रिपरेशन को हम आगे चलाते हुए अपने हिस्ट्री का चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है थिंकर, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। राइट? तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इमर्जेंस ऑफ थिंकर्स, तो हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैम ये थिंकर्स कौन होते हैं। ठीक है, तो पहले इन तीनों टर्म को समझते हैं। थिंकर्स वो होते हैं जो कुछ सोसाइटी में चेंज लेकर आएंगे। ठीक है, और उनके चेंज लाने से लोगों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण लोग इनके फॉलोवर्स बनते चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लोगों पर जब इनका विश्वास बनेगा तो ये क्या होंगे, इनके ऊपर जब बिलीव्स बनने लगेंगे तो इनको वर्शिप करने के लिए या इनको मेडिटेट करके इनको याद करने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस बनाया जाएगा, जो कि टर्म करता है किसको, बिल्डिंग्स को। तो थिंकर, बिलीव्स एंड बिल्डिंग। थिंकर्स होंगे, फिर उन पर विश्वास होगा और फिर उसके उनको वर्शिप करने के लिए बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। ठीक है, तो जैसे अब बिल्डिंग से बता सकते हो आप, मोस्क हो गए, टेम्पल्स हो गए, गुरुद्वारा हो गए, चर्च हो गए, बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पर हम जैसे भगवान को याद करते हैं ना। तो सेम ऐसे ही क्या होंगे, उनको वर्शिप करने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनका ध्यान लगाने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस बनाया जाता है जिसको बिल्डिंग कहा जाता है। तो तीनों टर्म आपको क्लियर हो गई है ना। तो अब बात करते हैं इमर्जेंस ऑफ थिंकर्स। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा हम यहाँ पर थोड़ा सा बैक में लेकर चलेंगे, ग्लिम्स ऑफ सांची से पहले। तो सोसाइटी में जो इतने टाइम से, पुराने टाइम से और अभी तक लोग जो है पुराने रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, अब जैसे बात करें कि इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें राजा महाराजा, बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, वो बड़े बड़े हवन यज्ञ करते थे। जैसे राजसूय यज्ञ हो गया या फिर अश्वमेध यज्ञ हो गया, तो उनमें काफी सारा पैसा खर्च होता था। साथ साथ में जानवरों की बलि दी जाती थी, है ना। तो कभी कभी तो ऐसा किसी किसी टिपिकल एरियाज में ऐसा भी होता था कि इंसानों तक की बलि दी जाती थी। तो लोग इन इन सभी चीजों से ना छुटकारा पाना चाहते थे। ठीक है, लोग झाड़ फूक में विश्वास करते थे, बहुत सुपरस्टिशंस जो थी उस टाइम में फैली हुई थी, और इन सभी चीजों से लोगों को कुछ फायदा नहीं हो रहा था। अब ठीक है, जिसके पास पैसा है वो तो ठीक है, इतने बड़े बड़े हवन यज्ञ वगैरह करवा लेगा, उसको फायदा हो जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट द नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल? ठीक है, साधारण लोगों के लिए ऐसा कौन सा रास्ता होगा जिससे कि उनका पैसा भी खर्च ना हो और एक वो सही रास्ते पर चल सके। ठीक है, और ये रास्ता दिखाने के लिए कौन आएंगे? थिंकर्स आएंगे। ठीक है, तो ये थिंकर्स आएंगे, उनको बताएंगे कि सही मार्ग क्या है, एक सही रास्ता क्या है, जिस पर चलकर वो अपने सांसारिक और अपने आध्यात्मिक दोनों को ही एक अच्छा बना सकते हैं। तो हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लिम्प्स ऑफ सांची, जो कि हमारे चैप्टर का जो है स्टार्टिंग यहीं से होती है, इंट्रोडक्शन ही यही होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि 19th सेंचुरी में यूरोपियंस वर वेरी इंटरेस्टेड इन स्तूपा ऑफ सांची। सांची स्तूपा को देख करके, ठीक है, मैं बाद में बताऊंगी कि सांची स्तूपा क्या था, कौन सा था। तो सांची स्तूपा जो है वो आपका भोपाल में है। ठीक है, तो सांची स्तूपा वो स्तूपा है जहां पर महात्मा बुद्ध के बॉडी रैलिक्स रखे गए थे। ठीक है, अब जहां जहां पर महात्मा गौतम बुद्ध की डेथ के बाद, उनके महापरिनिर्वाण के बाद जो भी उनके बॉडी रैलिक्स बच गए थे, उनको 8 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, और जहां जहां पर उनको रखा गया उनके बॉडी रैलिक्स को, वहां पर उनके लिए एक स्तूप बनवा दिया गया। मैंने भी क्या कहा, उनके वर्शिप के लिए एक प्लेस बना देते ना, तो जहां जहां पर गौतम बुद्ध के बॉडी रैलिक्स रखे गए वहां पर स्तूप बनवा दिया गया। ठीक है, उन्हीं में से एक स्तूप था जिसको जिसको कहा जाता है सांची स्तूपा। ठीक है, भोपाल में है ये, एमपी में। ठीक है, तो सांची स्तूपा की बनावट को देख करके और यूरोपियंस बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं, और इस सांची स्तूपा को वो क्या करते हैं, अपने यूरोप में ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसको वो करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको संरक्षण देने के लिए जो है भोपाल की बेगम और उनकी सक्सेसर जो है वो क्या करते हैं, इनको काफी सारा जो है इस पर धन खर्च करते हैं। ठीक है, अब बात किसकी आती है कि फ्रेंच एंड द इंग्लिश वर प्रोवाइडेड अ प्रिपेयर द प्लास्टर। अब देखो, अपने देश की धरोहर को बचाने के लिए सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो किसका रहा है? वो रहा है भोपाल की बेगम, जिसका नाम था शाहजहां बेगम। ठीक है, और सुल्तान जहां बेगम। साथ साथ में हम बात करेंगे जॉन मार्शल की भी। तो इन्होंने क्या किया, जैसे कोई खंडर होता है ना, तो खंडर वो टूट फूट जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं लोग, उनकी ईंटों को, उनकी ब्रिक्स को निकाल करके किसी और काम में उसको यूज कर लेते हैं। तो अगर इसी तरह से सांची स्तूपा पर अगर ध्यान नहीं दिया जाता, तो वो भी हो सकता है कि रेलवे कंस्ट्रक्टर जो होते हैं उनकी नजर उन पर पड़ती और उनकी ईंटों को निकाल करके या जैसे भी वो बना था उनकी चीजों को, मटेरियल को यूज करके वो किसी और काम में उसको यूज कर लेते। ठीक है, तो उसके प्रिजर्वेशन में भोपाल की बेगम, शाहजहां बेगम और उनकी सक्सेसर जो थी सुल्तान जहां बेगम, इन्होंने क्या किया, दोनों ने बहुत बड़ा अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया।
ठीक है। और कंट्रीब्यूशन के साथ साथ में जो है वह इनका कंट्रीब्यूशन क्या था कि क्योंकि ये बेगम थी तो इन्होंने काफी सारा डोनेशन दिया, पैसा खर्च किया और इसके लिए एक म्यूजियम बनवाया पास में ही, और उस म्यूजियम में सांची स्तूपा को रखा गया सो दैट कि वहां पर वो प्रिजर्वेशन हो सके उसकी, ठीक है ना। तो ये थी भोपाल की बेगम, ठीक है, शाहजहां बेगम। स्तूपा कॉम्प्लेक्स हैज और सेम एज इट इज, क्योंकि यूरोपियन बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे इसमें, तो वो अपने यूरोप में ले जाकर इसको वहां पर म्यूजियम में इसको रखना चाहते थे। तो भोपाल की बेगम्स ने क्या किया था कि उनको एज इट इज पीओपी का बनवा करके और उनको दिया 2 कॉपी बना करके, जैसे सेम कॉपी बना करके उनको दिया कि आपको यही चाहिए ना, तो हम आपको सेम एज इट इज कॉपी बना के आपको देते हैं। और इसमें वो मान भी गए थे, वो एग्री भी कर गए थे। तो यूरोपियंस को पीओपी का सांची स्तूपा वैसा ही बना करके उनको दिया एज अ गिफ्ट लगा लीजिए, या उनको पीओपी का बना करके दिया वो सांची स्तूपा टाइप में, और वो ले जाकर अपने उन्होंने म्यूजियम में रख दिया, ठीक है। सांची स्तूपा कॉम्प्लेक्स इज सर्वाइव देन ड्यू टू द विशेस एंड डिसीजन द रूलर्स ऑफ भोपाल, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था कि हमें सांची स्तूपा को प्रिजर्व करना है, वरना हमारी देश की धरोहर जो है वो मिट्टी में मिल जाएगी, मतलब बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, इसका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। तो आने वाली जनरेशन इसके बारे में क्या जान पाएगी। तो इसको जानने के लिए जॉन मार्शल का कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा रहा है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द जॉन मार्शल। तो द रूलर ऑफ द भोपाल शाहजहां बेगम एंड हर सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम प्रोवाइडेड द मनी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द एंशिएंट साइट। एंशिएंट साइट किसको बोला गया है, ये बोला गया आपके सांची स्तूपा को, ठीक है, किसको बोला गया है, सांची स्तूपा को, ठीक है। तो ये थी हमारी एंशिएंट साइट, ठीक है। तो प्रोवाइडेड मनी फॉर, इसको प्रिजर्व करने में उन्होंने काफी सारा पैसा खर्च किया। भाई म्यूजियम बनाने में पैसा लगता है, पीओपी का बनवा करके देंगे उसमें भी पैसा लगता है, तो काफी सारा इसमें जो है वो पैसा खर्च किया गया। और ये पैसा खर्च किसने किया, भोपाल की बेगम थी सुल्तान जहां बेगम, और उनकी सक्सेसर थी कौन सी, भोपाल की बेगम थी शाहजहां बेगम, और उनकी सक्सेसर थी सुल्तान जहां बेगम। इन्होंने दोनों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, काफी सारा पैसा खर्च किया। नो वंडर दैट द जॉन मार्शल, अब देखो सांची स्तूपा के बारे में इनको भी तो पता लगे ना कहीं ना कहीं से। प्रिजर्वेशन कब होती है, जब हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है कि भाई इसको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि ये हमारे देश की धरोहर है। हम इसको यूरोपियंस के हाथ में इसको नहीं पड़ने देना चाहते, तो उसके लिए हमें उसका संरक्षण देना होगा, उसको प्रिजर्व करना होगा, उसको सुरक्षित रखना होगा। और सुरक्षित रखने का इन्होंने क्या जरिया निकाला, तो सुरक्षित रखने का इन्होंने जरिया निकाला कि हम एक तो पीओपी का बनाकर दे दिया, साथ में उसका म्यूजियम बनाया गया, उसको वहां पर रख दिया गया। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रहे थे कि ये इतना पुराना है, ठीक है, यहाँ पर गौतम बुद्ध के जो है वो बॉडी रेलिक्स रखे गए थे, इसके पीछे की हिस्ट्री निकाल के उसमें वॉल्यूम्स लिखे गए, ठीक है, उसके बारे में बताया गया। ये सारा कंट्रीब्यूशन किसका था, जॉन मार्शल का, ठीक है। सो नो वंडर देन that the John Marshall dedicated his important volumes on सांची स्तूपा टू द सुल्तान जहां। तो उन्होंने अपने वॉल्यूम्स यानी कि बुक लिख करके और सुल्तान जहां बेगम को दी, तो उसको पढ़ करके इसकी इंपॉर्टेंस का पता लगाया जाता है, ठीक है। सो शी फाउंडेड दैट, उनको क्या मिला, द म्यूजियम दैट वाज बिल्ट देयर एज वेल एज द गेस्ट हाउस वेयर ही लिव्ड एंड रोट द वॉल्यूम। तो उनको क्या किया गया, वहां पर उनके लिए गेस्ट हाउस बनाया गया, म्यूजियम बनाया गया, वहां पर बैठ करके और वो सारी चीजें अपनी लिखते थे अपनी बुक में। वॉल्यूम्स बनाई गई, वॉल्यूम्स का मतलब होता है बुक लिखी गई, ठीक है। उसके बाद She also founded the publication of the volumes। फिर जो सांची स्तूपा के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जॉन मार्शल ने एक वॉल्यूम बनाया था, एक बुक लिखी थी, उसकी फोटोकॉपीज बनाई गई, उसको जो है वो पब्लिश किया गया कि देखो सांची स्तूपा की इंपॉर्टेंस ये है, इसके पीछे की सारी हिस्ट्री क्या है। तो वो रीडर को बताने के लिए उसकी एक जो मास्टर कॉपी होती है उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाई गई, इसको पब्लिश करवा दिया गया, जिससे कि रीडर इसको पढ़ करके सांची स्तूपा की इंपॉर्टेंस और उसकी प्रिजर्वेशन के लिए थोड़ा सा उनको सपोर्ट कर सके, ठीक है। सो इफ द स्तूपा कॉम्प्लेक्स हैज द सर्वाइव, इस तरह से सांची स्तूपा जो है वो सर्वाइव रह सका। अदरवाइज तो ये क्या होता, ये दूसरे जैसे हमने क्या पढ़ा था कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो हड़प्पा था, तो उसकी ईंटों को ले जाकर वो लोग रेलवे कंस्ट्रक्शन में उसको यूज कर रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन दोबारा ना हो, तो इसकी वजह से क्या किया गया, सांची स्तूपा को प्रिजर्व किया गया। क्योंकि अगर रेलवे कंस्ट्रक्टर की जो भी उनके वो होते हैं, वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, या कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है, अगर उसकी नजर इस सांची स्तूपा पर पड़ जाती और इसकी ईंटों को या जो भी इसमें मटीरियल यूज हुआ था उसको किसी और काम में यूज कर लेता, तो बिल्कुल खत्म हो जाता, इसका कोई नामो निशान नहीं रहता। तो इसको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये बहुत ही हमारी एक एंशिएंट साइट है, और एंशिएंट साइट
ऐसे ही डिस्ट्रॉय नहीं की जाती, उसको प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है ना। इसीलिए हमारे आप म्यूजियम में देखते हो ना कि नेशनल म्यूजियम में बहुत बहुत सारी एक एंटिक जो है जो चीजें रखी जाती है वहां पर, तो वो एंटिक चीजें, एंशिएंट चीजें रखी जाती है, ताकि हम लोग जो है यानी कि जनरेशन, आज की जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, या जो हमसे पहले की जनरेशन है, उन्होंने उन चीजों को देखा और हमारे इंडिया के पास्ट को जानने की कोशिश की। तब तो कोई था नहीं, लेकिन वो चीजें कहां से पता चलती है, जब हम विजिट्स करते हैं, अलग अलग हिस्टोरिकल प्लेस पर विजिट करते हैं, उसके बारे में जो है जानकारी लेते हैं कि हमारे इंडिया का पास्ट ऐसा था, इतना ग्लोरीफाइड था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से पता चलती है, जब हम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में या बिल्डिंग्स में जाकर विजिट करते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं, इंडिया का पास्ट कैसा था, उस तरह की बुक्स को पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि इंडिया का पास्ट इस तरह से रहा होगा, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन किसका था, जॉन मार्शल का। क्लियर। अब हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हम बैकग्राउंड एंड द सेक्रीफाइसेस डिबेट्स। देखो अब जो ये थिंकर्स होंगे ना, ठीक है, तो उसके पीछे क्या होगा कि थिंकर्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, थिंकर्स क्वेश्चन करेंगे कि क्या क्वेश्चन करेंगे कि द फर्स्ट मिलेनियम बीसी रिगार्डेड एज द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट कैसा था, देखो यहां पर क्या कह रहा है कि द बैकग्राउंड सेक्रीफाइसेस एंड द डिबेट, ठीक है। डिबेट क्या होती है, डिबेट होती है जैसे जो एक दो पार्टीज होती हैं, ठीक है, अब वो एक ब्लेस में बोलेगा, एक उस कर्स में बोलेगा, यानी कि दोनों के बीच में डिबेट, तर्क संगत जिसको बोलते हैं, ठीक है, तार्किक बातें होती हैं उनके अंदर। तो बैकग्राउंड एंड सेक्रीफाइसेस, ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे किसकी, सेक्रीफाइसेस की। जो बलि प्रथा, जो हवन यज्ञ वगैरह होते थे, वो क्यों होते थे, क्या इनसे नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल को कोई फायदा हो रहा था, ठीक है, हो रहा था तो नहीं हो रहा था, कि उसके ऊपर चर्चाएं चलेंगी अब, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, डिबेट कहा जाता है। तो माना जाता है कि फर्स्ट मिलेनियम बीसी रिगार्डेड एज द टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो ये इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो फर्स्ट मिलेनियम बीसी थी, इसको एक टर्निंग पॉइंट बताया गया है। क्यों टर्निंग पॉइंट बताया गया है कि इमर्जेंस ऑफ थिंकर्स सच एज द ज़ाराथुस्त्रा, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर के देशों में भी सोसाइटी को चेंज करने में, ठीक है, अलग अलग थिंकर्स ने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। फॉर एग्जाम्पल ईरान से कौन थे, ज़ाराथुस्त्रा थे, ठीक है, ईरान से कौन थे, ज़ाराथुस्त्रा थे। कोंगजी इन चाइना, चाइना में चाइना की सोसाइटी को चेंज करने वाले कौन होंगे, कोंगजी होंगे, ठीक है। दूसरा आ जाएगा सुक्रेत, प्लेटो और अरस्तु, ये कहां के होंगे, ये ग्रीस के होंगे, ये चाइना के होंगे और ये ग्रीस के होंगे। एंड महावीरा एंड गौतम बुद्धा फ्रॉम इंडिया, और इंडिया से होंगे लॉर्ड महावीरा और गौतम बुद्धा। तो ये जो थिंकर्स होंगे वो इस सोसाइटी के लोगों का जो मतलब एक तरह से ना माइंड फ्रेश करेंगे, कि उनसे मतलब क्वेश्चन करेंगे, या जो वेदों पर इन्होंने क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों होता है कि अगर आप, ठीक है, राजा महाराजा हैं तो आप बड़े बड़े हवन यज्ञ कर सकते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द ऑर्डिनरी पीपल, उनको ऐसा क्या रास्ता, कौन सा रास्ता दिखाया जाए जिसकी वजह से वो एक सही मार्ग पर चल सके। तो क्या हम हवन यज्ञ करने से ही हमारे सारे जो है वो पाप धुल जाएंगे, या फिर हमारे जितने भी बुरे कर्म हैं क्या वो सारे सही हो जाएंगे, या फिर हमें पूरी तरह से फायदा ही फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो क्या गारंटी है इसकी, जो तुम इतने बड़े बड़े हवन यज्ञ करके सेक्रीफाइसेस यानी कि बलि प्रथा वगैरह आप चलाते हैं, तो इसका फायदा क्या है। तो ये क्वेश्चन करते हैं किस पर, वेदों पर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो दिस वॉज द टाइम दैट द किंगडम एंड द न्यू सिटीज वर डेवलपिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक। ये वो टाइम था जब सिटीज इमर्ज हो रही थी, नई नई सिटीज बन रही थी, नए नए किंगडम्स बन रहे थे, राज्य बन रहे थे, और राज्य के कारण राजा भी लोग नए नए इमर्ज हो रहे थे, ठीक है, नए नए राजा बन रहे थे। अब उनसे क्वेश्चन किया जाएगा कि ऐसा क्यों होता है कि जो ये रीति रिवाज चल रहे हैं, इनका जो एक बेनिफिट होता है, ठीक है। अब जिनके पास पैसा होता है वो तो ठीक है, अपनी लग्जरियस लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। अब जिनके पास पैसा नहीं है, जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, उनको क्या फायदा होगा। तो क्या वो सेक्रीफाइसेस करने से, बलि जानवरों की बलि दे दी, या फिर कहीं पर ऐसा भी होता है कि इंसानों की बलि दे दी जाती है, ठीक है, या फिर वो अंधविश्वास जो झाड़ फूक जो होते हैं, तो उनके ऊपर कि किसी को कुछ सर्दी जुकाम हो जाता है तो वो जाता है उस जादू टोने बाबा वाले के पास जाते हैं कि इसको एक छाड़ा लगा दीजिए, इसका खांसी जुकाम या फिर फीवर ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा अंधविश्वास फैला हुआ था। इस अंधविश्वास से छुटकारा पाने के लिए बलि प्रथा क्यों दी जाती है। क्या तुम किसी जानवर की बलि देते हो तो क्या तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएगी। जब तुम किसी जानवर को मार करके ये तुम अपने जो जीवन में खुशियां लाना चाहते हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों है, तो वो भी एक जीव और तुम भी एक जीव हो, तुम भी भगवान के बनाए हो, वो भी भगवान के बनाए हुए हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है सोसाइटी में कि बलि देने से, क्यों सोच रहे हो कि बलि देने से ही तुम्हारा फायदा होगा, इससे तुम्हारा ना देने से कोई फायदा नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं, ठीक है।
अब क्या होता है, अब चलते हैं आगे की तरफ। तो क्या होता है, सैक्रिफिशियल ट्रेडिशंस, अर्ली वैदिक ट्रेडिशन नोन फ्रॉम द ऋग्वेदास कंपाइल्ड। अब देखो ऋग्वेद में क्या कहा गया, ऋग्वेद में सारे जो ओल्डेस्ट हमारा जो वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद है, ठीक है। और ऋग्वेद को कंपोज किया गया था 1500 बीसी टू 1000 बीसी के बीच में ऋग्वेद को कंपोज किया गया था। कहाँ कंपोज किया गया था, इससे पहले मैंने जब वो पढ़ा, आपका सेकंड चैप्टर था, उसमें बताया था मैंने कि इंदस रिवर, ठीक है, इंदस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास में, इंदस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास में जितनी भी 5 ट्रिब्यूटरीज थी, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब और सतलज, ये 5 ट्रिब्यूटरीज थी। इसके आसपास में आर्यंस के आने से या जो भी हड़प्पा सिविलाइजेशन के जब बिल्कुल डिक्लाइन हो गई थी, तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्टिंग हुई थी ना, तो जो भी लोग बाहर से आए थे वो वहां पर आकर सेटल्ड हो गए थे। सेटल्ड होने के बाद इन्होंने इन रिवर्स के पास में बैठ करके और ऋग्वेद को कंपोज किया। कब किया, 1500 टू 1000 बीसी में, ठीक है। ऋग्वेद कंसिस्टेड ऑफ हाइम्स, ऋग्वेद में क्या है, हाइम्स है, करीब करीब मोर देन 1 लाख, ठीक है, मोर देन 1 लाख जो है इसमें, 1 लाख जो है इसमें क्या है, इसमें हाइम्स है। हाइम्स क्या होते हैं, छंद होते हैं, श्लोक होते हैं कि जब भी कोई पूजा पाठ की जाती है, हवन यज्ञ किए जाते हैं, तो जो पंडित जी, ब्राह्मण जी मंत्र उच्चारण करते हैं, मंत्रों की चैंटिंग करते हैं, तो वो सारे के सारे किसमें मेंशन किए गए हैं, ऋग्वेद में किए गए हैं, ठीक है। और कितने हैं इसमें, मोर देन 1 लाख वर्सेस हैं, क्लियर। उसके बाद हाइम्स इन द प्रेज ऑफ द वैरायटी ऑफ डिटीज स्पेशली अग्नि, इंद्र और सोम। इसमें 3, ऋग्वेद में 3 देवताओं का वर्णन किया गया। ध्यान से सुनना, कई बार 1 मार्कर में क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में ऐसे 3 भगवानों के नाम बताओ, 3 गॉड्स के नाम बताओ जिसको मेंशन किया गया है ऋग्वेद में। तो कौन कौन से थे, अग्नि, ठीक है। अग्नि को माना जाता है कि जब भी हवन यज्ञ किया जाता है, तो हम जब वो हवन करते हैं, स्वाहा करते हैं, तो अग्नि की लपटें जो होती है हमारे मैसेज को, हमारे प्रेयर को भगवान तक पहुंचा देती हैं। तो वो जो मीडिएटर का काम करते हैं, कौन, अग्नि करती है, ठीक है। इंद्र को कहा जाता है किसको, जो है युद्ध का देवता कहा जाता है। तो राजा महाराजा युद्ध में काफी वो रखते थे, दिलचस्पी रखते थे कि जितना किंगडम उनका बड़ा होगा, जितना बड़ा उनका साम्राज्य बनेगा, उतना ही ज्यादा उनकी पावर को शो करेगा, ठीक है। तो युद्ध के देवता किसको कहा जाता है, इंद्र को भी खुश करने के लिए बोला जाता था। सोम क्या होता है, सोम होता है कि आपका एक, सोम का मतलब होता है एक ऐसा लिक्विड, मतलब पेय पदार्थ होता है वो, जिसकी वजह से वो दुनिया में ज्यादा दिनों तक रह सकता है। तो ये तीनों ही जो है, इनको, इन गॉड्स को खुश करने के लिए बड़े बड़े हवन यज्ञ किए जाते थे, जो ऋग्वेद में इनका नाम मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये क्या था बच्चे, ये था हमारे वैरायटी ऑफ डिटीज, अग्नि, इंद्र और सोम, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं द बैकग्राउंड सेक्रीफाइसेस एंड डिबेट द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन में। सैक्रिफाइसेस सच एज द अश्वमेधा एंड राजसूय यज्ञ वर परफॉर्म्ड बाय अ चीफ हु डिपेंडेड ऑन द ब्राह्मण प्रीस्ट टू कंडक्ट दीज रिचुअल। अब जो इतने बड़े बड़े जो हवन यज्ञ किए जाते थे, वो कौन करता था, ब्राह्मण करता था। ब्राह्मणों का जो दर्जा था, इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 कैटेगरी में डिवाइडेड की गई थी पूरी इंडियन सोसाइटी, ठीक है। 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, उसमें ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया था। इवन राजा लोग भी ब्राह्मणों की बात को मानते थे। उनके द्वारा लिखी गई जो बुक होती थी, मनुस्मृति हो गई या फिर आपके धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र हो गई, उसी के अकॉर्डिंग राजा भी उनके रूल्स को फॉलो करता था और साथ में प्रजा को भी वही फॉलो करने होते थे, ठीक है। तो अश्वमेध और राजसूय जैसे बड़े बड़े यज्ञ को, ठीक है, करवाया जाता था, ताकि उस राजा की, पर्टिकुलर राजा की ख्याति, यश, यानी कि उनका नेम और फेम दूर दूर तक पहुंचे, उनकी पावर का थोड़ा सा लोग अंदाजा लगा लें कि भाई ये कितना चक्रवर्ती सम्राट है, कितना बड़ा राजा है, तो इनसे पंगा नहीं लेना है, ठीक है ना। तो वो अपनी पावर को शो करने के लिए जो है इतने बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे। अश्वमेधा को तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हो कि रामायण में दिखाया गया कि अश्वमेध यज्ञ करवाया गया, कि एक घोड़ा छोड़ा गया, तो घोड़ा जहां जहां से पास ऑन होगा वो हॉर्स, वहां से उतना उतना एरिया उस पर्टिकुलर राजा को हो गया, जैसे भगवान श्री राम जी का हुआ था, ठीक है ना। और ठीक है, अब इनको कौन करवाता था, इनको ब्राह्मण ही करवाता था। जितने भी इसमें सारे वो होते थे, रिचुअल्स होते थे, रीति रिवाज होते थे, उनको ब्राह्मण प्रीस्ट टू कंडक्ट देयर रिचुअल्स, ठीक है। तो ये जितनी भी जो विधियां होती थी कि मंत्र उच्चारण करना होता है, तो बहुत सारे ब्राह्मण लोग बैठते थे, ठीक है, और एक साथ इतने बड़े हवन यज्ञ को करवाने के लिए एक साथ बैठते थे, ठीक है, और इस तरीके से वो कंप्लीट होता था जो भी राजा पर्टिकुलर यज्ञ करवाता था, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, आगे की। तो आगे क्या कहते हैं कि बैकग्राउंड सेक्रीफाइसेस एंड डिबेट न्यू क्वेश्चंस। लोगों के दिमाग में ये नए नए क्वेश्चंस कैसे आएंगे।
अब ठीक है, हमने यज्ञ के बारे में सुन लिया, ठीक है, समझ लिया कि राजा लोग बड़े बड़े हवन यज्ञ करवाते थे, लेकिन नॉर्मल पीपल को या जो ऑर्डिनरी पीपल्स होते थे उनके लिए क्या ऐसा होना चाहिए जिससे कि उनको फायदा हो, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो लोगों के मन में रहेंगे कि यार अगर हम हवन यज्ञ नहीं करवा सकते तो हम क्या करवा सकते हैं, ठीक है, क्या लाइफ की रियलिटी क्या है। तो एक्चुअल में हवन यज्ञ करवाने से ही फायदा होगा, किसी और चीज से नहीं होगा। लाइफ होती क्या है, लाइफ की रियलिटी क्या है, जीवन क्या है, जीवन का सत्य क्या है, क्या डेथ के बाद भी कोई लाइफ होती है, क्या रीबर्थ होता है कि नहीं होता, और होता है तो क्यों होता है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो लोगों के दिमाग में आने लगेंगे, ठीक है। अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, पॉसिबल ऑफ लाइफ आफ्टर द डेथ एंड रीबर्थ, वाज रीबर्थ ड्यू टू द पास्ट एक्शन। क्या रीबर्थ जो है वो हमारे पास्ट जो भी हमने कर्म किए हैं, पिछले जन्म में हमने जो भी कर्म किए उसके बेस पर हमारा रीबर्थ होता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो लोगों के दिमाग में आएंगे। जैसे हमने भी बहुत बार सुना है ना, शायद आपने भी सुना होगा कि जो हमारा पुनर्जन्म होता है ना, रीबर्थ होता है, वो हमारे कर्मों के आधार पर होता है कि अगर हमने कर्म बहुत अच्छे किए हैं तो हमें इंसानों के जो है वो दोबारा से हमें इंसान का जन्म मिल जाएगा, या बहुत बहुत अच्छे कर्म करे हैं और हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो हो सकता है हमें मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाए, तो बार बार हमें दुनिया में नहीं आना पड़े, ना ही हमें मरना पड़ेगा, ना ही बार बार आना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद वाज द रीबर्थ टू पास। अब उनका क्वेश्चन क्या है कि क्या हमारे जो पास्ट में जो हमने कर्म किए हैं, ठीक है, जो भी हमने एक्शंस किए हैं उन्हीं के बेस पर रीबर्थ होता है। पीपल ऑल्सो बिगेन द स्पेक्युलेटिंग ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज सेक्रीफाइसेस ट्रेडिशन, ठीक है। अब लोग क्वेश्चन करेंगे कि क्या डेथ के बाद भी कोई लाइफ होती है, ठीक है, रीबर्थ होता है तो क्यों होता है, ठीक है, लाइफ की रियलिटी क्या है। इन्हीं सब का क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए उनको किसी ऐसे पर्सन की तलाश होगी जो इसका जवाब दे सके, जो इनका आंसर्स दे सके, ठीक है। अब लोगों को क्या होगा, ये क्यूरियोसिटी लोगों के अंदर जागती चली जाएगी, तो लोग साधु ऋषि मुनियों के पास जाएंगे, ठीक है। ऋषि मुनि जो होते थे आश्रम में रहते थे, तो उनके पास उनके शिष्य रहते थे। तो उपनिषदों में क्या होता है, उपनिषद में जीवन के बारे में बताया जाता है, ठीक है, कि जीवन की रियलिटी क्या होती है, कि हमें किस तरह से धर्म के मार्ग पर चलना है, कैसे हमारे एक्शंस होने चाहिए, राइट एक्शंस क्या होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से गुरु जी के आश्रम में जाकर वो सारी शिक्षा दीक्षा लिया करते थे। लेकिन ठीक है, गुरु जी के आश्रम में भी तो पहले ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए गई थी ना कि या तो क्षत्रिय फैमिली के लोग ही जा सकते हैं, या जो बड़े बड़े मर्चेंट्स ट्रेडर्स होते थे उनके बच्चे ही गुरु जी के आश्रम में जाकर सारी शिक्षा दीक्षा लिया करते थे। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा कि एकलव्य जो था वो छोटी कास्ट का था, तो उसको गुरुजी डायरेक्ट जो है वो शिक्षा नहीं दे सकते थे, तो उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके शिक्षा दीक्षा ली थी, है ना। तो माना जाता है कि ठीक है, ये सिर्फ एलीट फैमिली तक ही सीमित था, ऑर्डिनरी पीपल के लिए क्या था। तो ये इसका जवाब कौन देगा, ये इनका जवाब, इनका उत्तर जो है वो थिंकर्स देंगे आकर के, ठीक है। अब हमारी इमर्जेंस जो होगी वो किसकी होगी, हमारी थिंकर्स की। तो यहां से इन सभी क्वेश्चंस का आंसर पाने के लिए क्या किया जाएगा, यहां पर थिंकर्स इमर्ज होंगे, ठीक है। तो अब थिंकर्स की थिंकिंग कुछ और है, ब्राह्मणों की थिंकिंग कुछ और है। थिंकर्स बोलेंगे कि ऐसा क्यों है, ऋग्वेद में जो ठीक है लिखा गया है कि बड़े बड़े हवन यज्ञ कराने से किसी राजा को इतना बड़ा फायदा हो सकता है, ठीक है। आप इस तरीके से नॉर्मल पीपल के लिए भी कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, तो ऐसा क्यों है, क्यों शूद्रों को अलग कैटेगरी में रखा गया है, उनको सबसे नीचे की कैटेगरी में क्यों रखा गया है तो वो भी इंसान ही, ठीक है, सबने इंसान, भगवान ने सबको इंसान बनाया है और इस धरती पर भेजा है, तो इंसानों ने, मनुष्यों ने आकर उनको क्यों डिवाइड कर दिया है। तो ये क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका जवाब वो ब्राह्मण से लेना चाहते थे, तो ब्राह्मण उनका आंसर देते थे। तो ये जो उनके बीच में, दोनों के बीच में जो वार्तालाप चलती थी, इनको डिबेट्स कहा जाता था, ठीक है। और ये डिबेट कहाँ होती थी, ये डिबेट होती थी कहाँ पर, कुटाग्रशाला में। कहाँ पर होती थी, कुटाग्रशाला में। कुटाग्रशाला क्या होती है, अ हट विद अ पॉइंटेड रूफ इन अ ग्रोव वेयर द ट्रैवलिंग मेडिकेंट्स एंड हॉल्टेड, ठीक है। तो ये क्या होता था, इस तरीके का एक हट होती थी, ठीक है, कॉनिकल शेप में होती थी, इस तरीके की कॉनिकल शेप में होती थी। और फिर क्या होता था, जो इमली के पेड़ होते हैं ना, तो उनके बीच में ये बनाया हुआ था, वहां पर रिस्टर्स भी आते थे, जो विजिटर्स होते थे वो आते थे कि ट्रेडिंग करने के लिए जाते थे, कहीं डील करने के लिए, रास्ते में उनको विश्राम गृह जिसको बोलते हैं ना, तो इस तरह का एक उनको प्लेस मिलता था जहां पर वो
रेस्ट करते थे थोड़ा, ठीक है। रेस्ट के साथ साथ में यहाँ पर वो उनकी डिबेट भी देखते थे कि एक तरफ ब्राह्मण होते थे तो एक तरफ जो है वो थिंकर्स होते थे, दोनों की डिबेट चलती थी। यहाँ पर विजिटर्स बैठते थे तो इनकी बातों को सुना करते थे, ज्ञान की बातों को, और जो इस डिबेट में जीत जाता था, ठीक है, उनके बात मान ली जाती थी। अब जैसे थिंकर्स का पलड़ा भारी होगा कि ऐसा क्यों है, वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए अपने जो ओपिनियंस देंगे, उधर ब्राह्मण जो है वो अपने बात की सफाई देने के लिए, अपने बात को ऊंचा रखने के लिए वो उनके साथ थोड़ा सा बहसबाजी करेंगे। तो जो इस डिबेट में जीत जाता था, लोग उनके फॉलोअर्स बन जाते थे, उनकी बातों को समझते थे, ठीक है। ग्रोस वेयर द ट्रैवलिंग मेडिकेंट द हॉल्टेड, ठीक है। तो उसके बाद टीचर्स इंक्लूडिंग द महावीरा एम्फसाइज द इंडिविजुअल एजेंसी सजेस्टिंग दैट द मैन एंड विमेन कुड स्ट्राइव अटेन द लिबरेशन फ्रॉम द ट्रायल्स ट्रिब्यूलेशन ऑफ द वर्ल्डली एग्जिस्टेंस। अब इनमें जो थिंकर्स होंगे हमारे, अगर इंडिया की बात करें तो गौतम बुद्धा और महावीर स्वामी जो है वो यहाँ पर आकर के और लोगों को बताएंगे कि किस तरह से तुम्हें धर्म के मार्ग पर चलना है, ठीक है, और धर्म के मार्ग पर चलते हुए किस तरह से तुम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। तो वो सारी बातें लोगों को बताएंगे। अगर हम बात करें गौतम बुद्धा के जो प्रीचर्स होते हैं, ठीक है, जो उनके उपदेशक, उनके जो टीचर्स होते हैं, मॉन्क्स होते हैं, वो लोगों को प्लेस टू प्लेस जाकर के लोगों को बताएंगे कि एक्चुअल में यही तुम्हारा राइट एक्शन है। अगर तुम सही कर्म करते हो, अगर तुम धर्म के मार्ग पर चलते हो, तो तुम्हारे सही कर्म की वजह से ये तुम्हारे सांसारिक सुख तुम्हें मिलेंगे, और तुम धर्म के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें अध्यात्म के बारे में नॉलेज होगी और तुम मोक्ष की प्राप्ति करोगे, ठीक है। अब ये थिंकर्स जो हैं वो लोगों को इस तरीके से बताएंगे। क्लियर है, ठीक है। डिबेट एंड डिस्कशन, देयर वाज अ मार्क कंट्रास्ट टू द ब्राह्मणिकल पोजीशन, ठीक है। अब ये ब्राह्मणिकल पोजीशन पर क्या करेंगे, ये कटाक्ष करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि हाउ बुद्धिस्ट वर हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिपेयर्ड, ठीक है। द बुद्धा थॉट द ऑरली, जैसे अभी हमने क्या कहा, अभी हमने समझा कि जैनिज्म में, यानी कि जो महावीर स्वामी है वो ऐसे बोला करते थे कि संसार जो है वो एनिमेटेड है, पूरा वर्ल्ड एनिमेटेड है, इस संसार में आना जाना लगा रहता है, तो हमें अहिंसा पर फोकस करना चाहिए और उनके बताए हुए 5 व्रत को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। 5 जो ओव्स होती हैं उनको फॉलो करते हुए हम साल्वेशन यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अलावा हाउ द बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिपेयर्ड, कैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट को प्रिपेयर किया गया था, जिसकी वजह से बुद्धिस्ट लोग जो हैं, यानी कि जो बुद्ध के फॉलोवर्स थे, वो उनके फॉलोवर्स बनते क्यों चले गए, क्योंकि बौद्धिज्म के नियम जो कानून थे वो बहुत ही सिंपल थे, जो कि हर ऑर्डिनरी पर्सन को समझ में आता था और वो उनके फॉलोवर्स बन जाते थे। इतने ज्यादा मुश्किल नहीं थे जितने कि जैनिज्म में थे, ठीक है। लेकिन हाँ, लोगों को एक सही गाइडेंस जो है वो यही थिंकर्स देंगे, गौतम बुद्धा और महावीर स्वामी, ठीक है। तो बुद्धा taught the orally, none of the speeches were written down during his lifetime after his death. उसके बाद आएगा आपका सेंचुरी 5 to 4 century BC, his teaching were compiled by his disciples at a council at वैशाली known as त्रिपिटक, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने जो भी लोगों को अपनी शिक्षाएं दी, ठीक है, वो शिक्षाएं दी, शिक्षाएं देने के साथ साथ में जो है वो लोग अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके, अपनी गृहस्थी को छोड़ करके कैसे वो उनके उसमें ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको कहा जाता है क्या, जिसको संघ कहा जाता है, किस तरह से उस संघ में एंट्री होती है। तो ये तीनों के तीनों, इसके अलावा धर्म के मार्ग पर तुम्हें कैसे चलता है, तो ये जितनी भी गौतम बुद्ध द्वारा बातें बताई गई थी, तो ये सारी बातों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसको क्या कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है, ठीक है। तो त्रिपिटक जो है वो किस किस को कहा जाता है, 3 बास्केट्स को कहा जाता है त्रिपिटक। एक में तो था, ठीक है, एक फर्स्ट जो पिटक था उसको क्या कहा जाता है, सुत पिटक, ठीक है। ये क्या हो गए, ये पिटिकाज हो गए। तो फर्स्ट सुत पिटक, सेकंड हो गया आपका विनय पिटक, ठीक है, और थर्ड हो गया आपका अभिधम्म पिटक, ठीक है, अभिधम्म पिटक, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में समझाऊंगी कि ये तीनों में डिफरेंस क्या था और किसका मीनिंग क्या होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। क्लियर, चलिए ठीक है। तो ये था हमारा आज का इमर्जेंस ऑफ थिंकर्स का, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इमर्जेंस ऑफ थिंकर्स से यहाँ से आइडिया लेकर के अब हम आगे की वीडियो में इससे आगे के टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। अगर आप भी पाना चाहते हैं, ठीक है, CUET प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों की तैयारी करना चाहते हो, दोनों में फुल मार्क्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा समर्थ बैच है, ठीक है। समर्थ बैच में आपकी क्लास 12 तो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है, ठीक है। ये हमारा इंग्लिश स्पोकन का कोर्स है, ठीक है। ये हमारा एम्बिशन बैच है जो ऑलरेडी चल रहा है, महापैक भी चल रहा है, और आपका सारथी बैच जो कि आपकी काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी जा करके देखो, अभी क्या है 15 फैब से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये कब तक चलेंगे, ये अप्रैल तक चलेंगे, ठीक है। और इस
बाद जो है वो 2024 में एग्जाम आपका CUT का मई में हो जाएगा, यानी कि अप्रैल में खत्म होंगे और मई में आपके CUT के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमें इतनी तैयारी करने का, इतना प्रिपरेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। तो अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो वहां पर जल्दबाजी में हम जो है एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेकर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें अगर जल्दबाजी में करी जाएंगी तो समझ में भी कम आएगा, क्वेश्चंस के रॉन्ग आंसर्स देने में बहुत ज्यादा मतलब हमारी पॉसिबिलिटीज होंगी। ठीक है, तो रॉन्ग आंसर देने से बेटर है कि तुम अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उतनी ही जल्दी हमें बाद में रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखना कि इस बार जो है वो मई में आपका एग्जाम होने वाला है, तो अभी से GT इंग्लिश की अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप डोमेन्स में पता है कि डोमेन्स में बहुत अच्छा कर लेंगे, लेकिन GT इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम होगी जो बाद में एकदम से आकर आपको समझ में नहीं आएगी। तो उसकी तैयारी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y489। आप कोई भी कोर्स इसमें से परचेज कर सकते हो तो कूपन कोड लगा करके और आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अपने डोमेन सब्जेक्ट में, जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट हैं, कि अगर आप चाहते हो कि मैं तो बोर्ड एग्जाम की ही तैयारी करूंगा, CUT की अभी मैं नहीं करूंगा, तो उसके लिए भी यहाँ पर कोर्सेज हैं आपके। साइंस का बैच है आपका, कौन सा, स्पार्क बैच है, ये आपका कॉमर्स का स्पार्क बैच है, ये आपका आर्ट्स का वो है आपका, ठीक है, बैच है, कौन सा, स्पार्क बैच। तो आप इन तीनों में से जो भी आपके नियर डियर हैं उनको भी जाकर बता दीजिएगा कि ये सिर्फ क्लास 12th के लिए, और जो मैंने अभी इससे पहले बताया था समर्थ बैच, वो आपके CUT प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों की इसमें तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि मैडम ये जो आपने मैक्सिमम डिस्काउंट बताया है इसको अप्लाई कैसे करना है Y489 को, तो वो अभी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले चैनल पर जो भी बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम तक पूरी की पूरी, और हो सकता है बाद में बोर्ड एग्जाम के बाद में आपको CUT की तैयारी भी यहीं से हम करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ठीक है, इसके अलावा हम कहाँ चलते हैं, अब चलते हैं हम अपने कोर्स को परचेज करने का प्रोसेस बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको जाना है कहाँ पर, सबसे पहले जाना है आपको गूगल क्रोम पर। ठीक है, अब गूगल क्रोम पर क्या करना है, यहाँ पर अड्डा 24/7 टाइप कर देना है। जैसे आप टाइप करोगे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आएगा, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ना ऑल कोर्सेज पर, जहाँ पर क्लिक करना है अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम और स्कूल 12। तो ये जो क्लास 12th के लिए आप ये बैचेस परचेज करोगे तो आप क्लास 12th पे करोगे, और अगर आपको CUT प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों करना है तो अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पर क्लिक करोगे, फिर CUT पे क्लिक करोगे। ऐसा नहीं है कि इसमें CUT की तैयारी करवाई जाएगी, उसमें दोनों एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी, बोर्ड एग्जाम प्लस CUT। तो हमने क्या किया, हमने किया आर्ट्स पर क्लिक, इसको किया। ठीक है, अब ये देखिए ये आ गया आपका समर्थ बैच, हमने इसको बाय करना है। अब ये कितने का है, 8924 का है। जैसे मैं इसको बाय करूंगी, कूपन कोड लगाऊंगी तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड Y489 आपको लगाना है, अप्लाई करना है, और ये कोर्स आपका कितने का हो गया, 8714 का, सिर्फ मात्र 8714 का, जो कि आपके ऑनलाइन ट्यूशन से भी बहुत कम पड़ रहा है। इसमें आपको 6 to 7 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, जबकि आप ऑफलाइन में पर सब्जेक्ट जो है वो 1000 रुपीज तो देते ही होंगे ना। तो आप ये लगा लीजिए, इसमें 12 मंथ की वैलिडिटी है, तो 12 महीने की एवरेज लगाकर देखिए 5 से 6 सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट कितना पढ़ रहा है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हो, मुझे पता है। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और अभी से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर दीजिए, ताकि आप जब एग्जाम आए तो उस तक जो है वो बहुत बार रिवीजन कर चुके हो, और रिवीजन जितनी अच्छी होगी उतने ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, और जब मार्क्स अच्छे आएंगे तो आपको आपका ड्रीम कॉलेज, आपको ड्रीम यूनिवर्सिटी में ईजिली एडमिशन मिल जाएगा। क्योंकि इस बार लास्ट टाइम के कंपैरेटिवली इस बार मुकाबला ज़्यादा था, कंपटीशन ज़्यादा हाई था, आने वाले टाइम में ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए लाखों लोगों की भीड़ में से तुम अपने आप को कैसे आगे निकालोगे, इसके थ्रू। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।